हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के बचे हुए प्रश्न यानी 3 नंबर और 4 नंबर। वैसे अगर आप लोग कल का लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें हम 3 और 4 को होमवर्क दिए थे। क्यों होमवर्क दिए थे? क्योंकि देखिए बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए जैसे कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब देखिए इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी यहाँ पर बहुपद लिखा गया है उस बहुपद का ये जो लिखा गया है ये क्या है? शून्यक है। हमको यही प्रूव करना है। तो आपको करना क्या है? सिंपल काम। जैसे देखिए पी एक्स दिया है तो आपको क्या करना है? पी एक्स की जगह पर हमको यही पुट कर देना है -1/3। अगर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है तो समझ लीजिए शून्यक है। देखिए आ गया ना। तो इस प्रकार से आप पूरे प्रश्नों को कर सकते हैं। आपको केवल और केवल ये देखना है कि दिखाए गए प्रत्येक स्थिति में बहुपद का मान उससे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 0 हो जाएगा, पूरे का होगा। हम भी किए हैं, वही बुक है जो हम पढ़े हैं, बुक वही आप लोग भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी वही ना है। तो आपको करना क्या है? देखिए P 4/5 इक्वल टू 5 4/5 -4। अब 5 से 5 गया, 4 - 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। वैसे हमको नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा प्रश्न है कि जो आप लोग ना कर पाए। खैर एक आध प्रश्न हम देख लेते हैं। अगर लग रहा है कि आप लोग नहीं कर सकते तो हाँ, जैसे देखिए इसमें 7वां नंबर प्रश्न दिया है। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 3x² - 1 कोई पी एक्स है, लेकिन इसमें आंसर में दे दिया है कि देखिए +1/√3 और दे दिया 2/√3। नहीं, वहां पर देखिए +1 यहाँ पर माइनस है तो -1/√3 और यहाँ पर +1/√3 रहेगा। गलत प्रिंट हो गया, 2 नहीं आएगा, 1 ही रहेगा। ओके। अब वैसे भी हमको पता है, क्या पता है कि अगर हम पी एक्स का हम क्या निकालें? शून्यक निकालें तो यही दोनों आएगा। और नहीं, अगर मान लीजिए मन कर रहा है आपको प्रूव करने की तो कोई बात नहीं, प्रूव कर दीजिए, लीजिए, ऐसे ही होगा। ठीक है ना। देखिए 3, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 -1, 3 से 3 खत्म, 1 - 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से अब -1 रखेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि निगेटिव या पॉजिटिव दोनों का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके। और तो हमको नहीं लग रहा है कोई। हाँ, एक और दिया है, जैसे पी एक्स बराबर दे रहा है क्या चीज? LX+M। तो कह रहा है कि आप इसको बताइए, शून्य बताइए, या तो इसमें शून्य x बराबर -m/l दिया है, आप प्रूव कीजिए। तो आपको करना क्या है? सिंपल प्रोसेस। p के जगह आप रख देंगे -m/l। जैसे ही रखेंगे तो l -m/l प्लस m, ये खत्म, -m + m हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी प्रश्नों को रहे अब हम सिंपल प्रोसेस से कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, आप ये देख रहे हैं कि केवल और केवल हमको 2-3 चीज देखना है। शून्य का देखें, किसी स्पेसिफिक वैल्यू के पर मान देख लिए तो मान और शून्य में थोड़ा सा ही अंतर है कि मान सिंपली कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट शून्य को होता है जिस मान पर वैल्यू 0 हो जाए, पूरे बहुपद का 0 हो जाए, तो वहां से हम कह देंगे कि ये चीज शून्य है। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को 4 नंबर प्रश्न में इतना ही था। हाँ, एक चीज और बता दें, इसमें 8 प्रश्न थे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक थे, तो इसमें से मैं केवल और केवल 4 प्रश्नों को बताया हूं। आप लोग बचे खुचे प्रश्नों को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप किसी अन्य बुक को भी फॉलो करते हैं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है उसको आप लोग टाइप कर सकते हैं। छोटा प्रश्न तो टाइप कर सकते हैं, और अगर बड़ा प्रश्न है तो आप लोग सिंपली इसी किसी भी वीडियो के लेक्चर के नीचे कमेंट कर देंगे अगर कि हमको कोई प्रश्न पूछना है। तो इसीलिए हम देखिए हर आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पर जाएंगे तो हम पोस्ट एक डाले रहते हैं कि संडे वार्ता के लिए प्रश्न पूछ लीजिए। हर संडे को संडे वार्ता आना जरूरी है, तो जो भी प्रश्न रहेगा आप लोग वहां से पूछ सकते हैं। संडे वार्ता के किसी भी आप लोग कम्युनिटी में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न कह रहा है कि देखिए, नहीं सॉरी, चौथा प्रश्न है। 3 इतना हुआ है तो 3 तक आप लोग इसको कर लीजिए, उसके बाद तब हम इसको इरेज करें, तब हम आगे चलते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न के कुछ करना वरना नहीं है बहुत ही आसान। आप लोग अगर सही पढ़े होंगे तो 4 नंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर प्रश्न देखिए सिंपल क्या बोल रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। बहुपद के शून्यक।
हम एकदम अच्छे तरीके से बता चुके हैं शून्य ज्ञात कैसे किया जाता है। शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कैसे किया जाता है, जैसे देखिए पहला हम ले लेते हैं, मान लीजिए पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। तो आपको अगर शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसको हम इक्वेशन की भांति सॉल्व करते हैं। कोई भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, शून्यक निकालने के लिए हम उसको समीकरण के रूप में सॉल्व करते हैं, समीकरण के जैसे सॉल्व करते हैं, समीकरण के जैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। समीकरण के जैसे का मतलब होगा कि जो भी आपको बहुपद दिया है आप उसके इक्वल टू हमेशा 0 कर दीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। और समीकरण में भी हम यही करते हैं कि ट्रांसफर करके यानी पक्षांतर करके x और y की वैल्यू हमको किसी भी प्रकार से निकालना है तो निकालना है, बस यही काम है मेरा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर केवल और केवल ऐसे ही हमको निकालना है, जैसे x प्लस 5 था तो इतना आ गया। दूसरा प्रश्न मान लीजिए हम दे दें, हम कहें पी एक्स बराबर 3x प्लस 5 को निकालो, तो करना क्या है, देखिए 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए x बराबर -5/3। तो x देखिए इतना आ गया। और ये चीज क्या है, शून्यक है। ये क्या चीज है, किसी भी बहुपद का शून्यक है। तो इसी भी प्रकार से शून्यक हम निकाल सकते हैं, ठीक। और मान लीजिए कोई एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे तीसरा नंबर प्रश्न ले लेते हैं हम, थोड़ा कठिन ले लें, जैसे 9x² - 16। इसको करना है तो आप करेंगे क्या, देखिए 9x² बराबर 16, x² बराबर 16/9, x बराबर ±4/3। तो एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होने का। जैसे x का 2 वैल्यू आया, एक बार +4/3 एक बार -4/3। इस प्रकार से आप किसी भी बहुपद के शून्य को निकाल सकते हैं। शून्य निकालने के लिए फिर से एक बात ध्यान दीजिए, मान निकालने का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू लेकर के हम px में पुट कर दें, ठीक, मान निकल जाता है। कोई भी वैल्यू लेकर, एनी वैल्यू, कोई वैल्यू लेकर, ठीक है ना, एनी वैल्यू को हम क्या करेंगे, बहुपद में पुट कर देंगे, ठीक, बहुपद में पुट करेंगे, मान निकलेगा। जिस वैल्यू पर, देखिए ये एक स्पेसिफिक टाइप होता है इसी का, जिस वैल्यू पर बहुपद का मान, पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को बोलते हैं उसका शून्यक, ठीक है ना। तो ये आप लोग इसको अच्छे तरीके से जान लीजिए कि शून्यक क्या है, जिस वैल्यू पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए उसे हम बोलते हैं शून्यक। हम लोग इतना अच्छे तरीके से सब कुछ सीख लिए। अब इसमें भी बचे कुछ प्रश्नों को आप लोग कर सकते हैं, आराम से कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। अब हम चलते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं, बहुपद के शून्यक। शून्यक तो हो गया ना, बहुपद के गुणनखंड। अब देखिए करेंगे क्या, इसमें हम चूंकि इसलिए बता दे रहे हैं, थोड़ा सा इसमें बताए रहेंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा ना, नहीं तो अभी लेक्चर छोटा ही जाएगा तो क्या फायदा। अब हम बात करेंगे बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड। अब देखिए एकदम ध्यान से धीरे धीरे प्रोसेस समझेंगे तभी आएगा। अभी तक हमने सिंपल बहुपद के गुणनखंड में अगर हम बात करें तो हमको सीखना क्या है, करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे अभी तक हम सिंपल क्या क्या चीज पढ़े, बहुपद की अगर घात की बात करें, हम किस पे बेस पर, घात के बेस पर हम बात कर रहे हैं, यानी घात के आधार पर। तो अगर किसी भी बहुपद पर पावर 1 था तो हम उसे बोल रहे थे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आप लोग ध्यान से समझिएगा, रैखिक बहुपद। अगर किसी पर 2 पावर था, 1 पावर तो रैखिक, 2 पावर अगर है, अब ये मत कहिएगा कि 1 2 नंबर है, नहीं, ये पावर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, घात की बात हो रही है। 1 घात था तो रैखिक बहुपद, 2 घात है तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, अगर 3 घात है तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है कि हमको, अब देखिए चतुर्थ घात, पंचम घात, षष्ठम घात, सप्तम आता रहेगा, लेकिन आप लोगों को केवल और केवल मिला जुला कर सिर्फ और सिर्फ 3 तक जानना है। चौथे वाले का तो वैसे भी बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि 4 वाले का गुणनखंड नहीं जल्दी मिलता है। और गुणनखंड 4 वाले का करने के लिए एक आइडिया है, लेकिन इस बार वो निकल गया है।
10 में हो सकता है, 10 में भी था लेकिन वो भी सब निकाल दिए हैं। अगर कहेंगे तो हम किसी स्पेसिफिक टाइप से किसी स्पेसिफिक लेक्चर में बता देंगे। देखिए आपको करना क्या है, किसी भी रैखिक बहुपद का गुणनखंड शून्यक निकालने के लिए हम गुणनखंड क्यों करते हैं, किसी भी बहुपद का गुणनखंड क्यों करते हैं, शून्यक निकालने के लिए। भाई शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा है, क्यों, हम क्यों करते हैं शून्य गुणनखंड, हमको अगर करना है तो उससे क्यों शून्यक ही निकलता है। भाई अब सुनिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक इक्वेशन दे दूँ x² + 10x + 25, हमको इसका आप शून्यक बता सकते हैं क्या। आप कहेंगे इसका शून्यक कैसे बता सकते हैं, अगर लीनियर अगर रहता यानी रैखिक अगर रहता, जैसे x + 5 तो बराबर 0 करके x की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो कुछ बच्चे लोग तेजस्वी होते हैं, कहेंगे कि x²। तो जैसे एक बार हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, हुआ क्या था, बच्चा एक था x² को यहीं रहने दिया, इन सभी को इधर फेंक दिया, यहीं से x कान किसी निकाला था 0 0 करके। हम तो कहे भाई ये क्या है, तो ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम पूरे भी गुणनखंड, जैसे जो भी बहुपद है, जो भी बहुपद द्विघात त्रिघात जो भी बहुपद है, उस बहुपद को हम गुणनखंड क्यों करते हैं, ताकि उससे हमको शून्यक निकल जाए, और जैसे ही शून्यक निकला तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अब सीखेंगे क्या क्या चीज, देखिए द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, गुणनखंड, और त्रिघात बहुपद का भी गुणनखंड ही सीखेंगे, गुणनखंड। अब यही चीज हमको सीखना है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये चीज बेसिक है, बट ये देखिए बेस से शुरू होता है और पूरा हायर क्लास तक जाता है। जहां तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहां तक आपको ये मिलेगा, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। हाँ एक चीज और पहले बता दें अगर मान लीजिए आप ये चीज, हम जब किसी भी क्लास में स्टार्ट करते हैं, जैसे हम 10 का पढ़ाए थे तो वहां पर भी हम गुणनखंड पढ़ाए हैं। आपको करना क्या है, ये चीज है देखने के बाद, जैसे ये चीज तो हम पढ़ाएंगे, इसको देखने के बाद आप लोग एक बार जो है जाकर क्लास 10 के बहुपद में आप लोगों को 1 या 2 लेक्चर मिलेंगे, वहां से आप उसको देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम अब किसकी बात करते हैं, दो घात वाले बहुपद की शून्य गुणनखंड की, गुणनखंड निकलेगा तो शून्य निकाल लेंगे। तो अब सबसे पहले बात किसकी होगी, द्विघात की। अब ध्यान से आप लोग समझिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब देखिए करना क्या है आपको, पहले इसका तो मानक रूप होता है ax² + bx + c, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फार्मूला, यानी किसी भी द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। अगर यही हम 0 लगा दें बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण का हो जाता है मानक रूप, ठीक है। मानक रूप 1 नंबर में पूछ लेते हैं तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप यही होता है कि जो भी बहुपद, इक्वेशन का मतलब समीकरण हो जाएगा, तो समीकरण बोलेंगे तो हम समीकरण चैप्टर में चले जाएंगे। तो जो भी बहुपद इस कंसेप्ट, या इसको हम बोल सकते हैं कि एक फार्मूले को या एक स्टैंडर्ड को अगर फॉलो कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि ये हाँ द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए अब गुणनखंड करने के लिए आपको सिंपल और सिंपल 4 तरह से गुणनखंड मिल सकते हैं। वैसे मिलते तो 2 ही तरह के हैं, लेकिन 4 तरह के कैसे मिलेंगे सुनिए। पहला कंडीशन बन सकता है, या तो यहीं से बनेगा, सब कुछ यहीं से, हम अपने बात से कुछ नहीं, हमको खुद नहीं कुछ, देखिए यहीं से बनेगा, पहले यहां से बनते हैं। तो यहां से बन रहा है, क्या चीज बनेगा, देखिए यहां से बन जाएगा कि ax² + bx + c, ये बना, एक चीज बना। दूसरा बन सकता है कि ax² + bx - c, 2 कंसेप्ट लगा। अब देखिए दोनों पे डिपेंड करेगा कि गुणनखंड बनेगा कैसे। c क्या है, कोई अचर पद, c क्या है, अचर पद। जैसे एक हम गुणनखंड लिख देते हैं यहाँ पर, जिससे आप लोगों को कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं x² + 9x + 14, ये क्या चीज है। अब देखिए ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल, कैसे, ax² + bx + c -c भी हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए ये 2 चीज मिला, पहला चीज हो गया। जब कभी भी ये +c ही डिपेंड करता है, सब कुछ यही का अंक डिपेंड करेगा। अगर प्लस आता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी खंड मिलेगा, जो भी हमको खंड मिलेगा, खंड, वो चीज किस पर मिलेगा, जोड़ने पर मिलेगा, जोड़ने पर। जैसे द्विघात
जब हम बहुपद की बात करते हैं तो हमको करना क्या है, देखिए ये चीज लाने के लिए हमको किसी भी दो खंडों को, किन्हीं भी दो नंबरों को ऐड करने पर हमको इतना मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर इतना मिल जाए। यानी यहाँ से समझिए, किन्हीं दो नंबरों को जोड़ने पर 9 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 14 मिले, तो ये चीज हमको निकालना रहता है। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जोड़ने पर क्यों पता चला, क्योंकि जोड़ने से हमको यहाँ का डिपेंड कर रहा है चिन्ह। ये चिन्ह अगर पॉजिटिव है तो खंड जो भी मिलेगा वो जोड़ने पर मिलेगा, लेकिन अगर ये खंड यहाँ निगेटिव है, निगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये सिंपल खंड किस पर मिलेगा, घटाने पर मिलेगा। खंड मिलेगा घटाने पर, घटाने पर। ओके, अब देखिए ये चीज हो गया। हाँ, एक चीज और सुनिए, कभी कभी यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, तो इसीलिए मैं बोला था 4 बन सकते हैं। ये देखिए 2 बने, अब एक में से इससे भी 2 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, यहाँ से भी 2 बनेंगे। कौन कौन से, देखिए हो सकता है कि ax² प्लस bx प्लस c आ जाए। दूसरा हो सकता है ax² माइनस bx प्लस c आ जाए। यहाँ से बन सकता है ax² प्लस bx माइनस c। दूसरा बन सकता है ax² माइनस bx माइनस c। तो ये 4 तरह के आपको गुणनखंड करने हैं, यही 4 तरह के होते ही हैं। अब इससे ज्यादा गुणनखंड कुछ नहीं होते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल प्रोसेस। अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस सी है, प्लस में है, कोई भी अंक प्लस में है, तो आपको गुणनखंड किस पे मिलेगा, जोड़ने पर मिलेगा। ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर पूरे में खंड किस पर मिलेगा, जोड़ने पर। यहाँ पर किस पर मिलेगा, घटाने पर। यहाँ जोड़ने घटाने, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब 3 घात वाले की अभी हम बात नहीं करते हैं, 2 घात वाले का पूरा कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। पहले टाइम देख ले कितना देर का लेक्चर हुआ, 16 मिनट। ऐसा है, कल का लेक्चर आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्लास 10th में वीडियो लेक्चर पढ़ा है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है ताकि किसी बच्चों को कोई समस्या ना हो। कल के लेक्चर में आप लोगों का होगा क्या, द्विघात के गुणनखंड, 2 घात के गुणनखंड और 3 घात के गुणनखंड। केवल और केवल गुणनखंड का लेक्चर ही रहेगा। गुणनखंड का लेक्चर पूरा बताने के बाद ही हम कुछ आगे चलेंगे। तो कल का लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे भी लेक्चर 7 बजे अपलोड कर देते हैं, ताकि जैसे इस टाइम क्या है 6 बजे अपलोड करते थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 6 बजे बहुत ज़्यादा सब बिजी रहते हैं, तो थोड़ा शाम को ही रहेगा। कोई बात नहीं, 7 बजे तक अपलोड हो जाता है, सब आराम से देख लीजिएगा। जो भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट में कर सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में कोई समस्या वैसे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इतना बेसिक से सब कुछ डिटेल में पढ़ा रहे हैं ताकि कोई समस्या ना आए। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में गुणनखंड के साथ।